सॉरी, अबे आएगा। बहिरा सर। सॉरी। सो हम कल सीख रहे थे रिएक्शन एंथैल्पी वाला पॉइंट। कोई भी रिएक्शन है ना, और रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन ऐसे बोलते हैं ना, रिएक्शन की एंथैल्पी हम उसमें थर्मोकेमिकल इक्वेशन ऐसे सीख रहे थे, बराबर। कल वाला पॉइंट हम सीख रहे थे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, है ना, और रिएक्शंस, है ना, कल भी मैंने आपको बोला। ठीक है, अच्छा। क्या देखो, अभी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें ये रिएक्शन की एंथैल्पी सीखने वाले हैं, बराबर है। और कल हमने कुछ जनरल चीजें सीखी थी, व्हाट इज स्टैंडर्ड, व्हाट इज दिस, है ना, ये सब चीजें हमने सीखी थी कल के लेक्चर, राइट। तो मुझे बोलो, हमें रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है ना, समझो पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूं। हमें रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, यानी कोई भी रिएक्शन उसमें हमें एंथैल्पी का चेंज निकालना है, ठीक है, कि उसमें हीट का चेंज कितना। एंथैल्पी का सिंपल मतलब होता है हीट ऑफ रिएक्शन, ओके। अभी सवाल है, अभी ये जो रिएक्शन की एंथैल्पी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है ना, हमने सिखाया वैसे। पॉजिटिव अगर हुई तो उसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे, निगेटिव अगर हो गई तो हम उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या रिएक्शन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? तो अगर आपने ये सोच लिया कि भाई रिएक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो उसमें कुछ रिएक्शन कंपाउंड फॉर्मेशन के होते हैं, सही है ना, किसी कम है ना, किसी इसमें एक सिंपल कंपाउंड तैयार होता है, यानी फॉर्मेशन हम बोलेंगे। कुछ रिएक्शन कंबशन रिएक्शन होते हैं, सही है। कुछ रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शंस होते हैं, समझ में आ रहा है। कभी कभी हम डाइल्यूशन करते हैं, है ना। आपको पता है लैटिस एनर्जी यानी लैटिस एंथैल्पी भी एक होता है, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है ना, वही तो सीखते हैं ना। हेजेस लॉ मैंने आपको सिखाया था केमिकल बॉन्डिंग में, वो हेजेस लॉ इस चैप्टर का पार्ट है। हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, जिसमें हम सारी आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, है ना, एक मोल आयोनिक कंपाउंड तैयार होते हो, कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम सीखते हैं उसमें। याद है आप लोगों को? हाँ, बराबर। कुछ रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, या हम एटोमाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक टाइप की रिएक्शन नहीं होती, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, सही है। तो बहुत अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं, तो हर रिएक्शन के टाइप के लिए मुझे रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी पड़ेगी ना। जैसे आपको एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है, मैं आपको एक बार, आप ना मेन मेन हेडिंग पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा सारी बात। देखो, क्या पेज नंबर 173 है मेरा, आप वहीं कहीं पे देख लो, है ना। जो हमने कल के लेक्चर में खत्म किया था उसके आगे मैं बढ़ रहा हूं। आपको क्या दिया है रे? आपको दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिखा सब लोगों को? क्या सब लोगों को दिखा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिखा, ठीक है। चलो उसके आगे जाओ, कौन सा पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को? थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी सीखा है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन जिसके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। अभी उसमें कौन कौन से पॉइंट है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद आता है हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, यानी उसमें हम एक मोल आयोनिक कंपाउंड तैयार करने में कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती है उसको सीखते हैं। उसके बाद आपको दी है एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें आपको दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी हम कंबशन रिएक्शन की एंथैल्पी का चेंज निकालेंगे। उसके बाद आपको दिया है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी कभी मॉलिक्यूल का कन्वर्जन एटम्स में होने के लिए एनर्जी लगने वाली है, एटोमाइजेशन एनर्जी, या एनर्जी मतलब एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी। उसके सामने आपको दिख रहा है बॉन्ड एंथैल्पी, यानी एक मोल बॉन्ड को, एक मोल कंपाउंड या मॉलिक्यूल में बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। अलग अलग टाइप की एंथैल्पी। उसके सामने अगर जाएंगे तो लैटिस एंथैल्पी है। उसके आगे दिखा सब लोगों को? दिखा क्या सब लोगों को?
लैटिस एंथैल्पी दिखा पॉइंट, मेन हेडिंग पे जाओ तब आपको समझ में आएगा। ओके, उसके आगे आपको दिख रहा है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, दिखा दिखा। उसके आगे आपको दिख रहा है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, है ना। ये होने के बाद चैप्टर ज्यादा नहीं बचता। समझ में आया? यानी इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि रिएक्शन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ फॉर्मेशन के रिएक्शन होंगे, कुछ कंबशन के रिएक्शन होंगे, कुछ बॉन्ड तोड़ने की रिएक्शन होगी, कुछ एटोमाइजेशन की रिएक्शन होगी, कुछ सॉल्यूशन की एंथैल्पी होगी। जब हम कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं पानी में तब उसमें एनर्जी के चेंजेस होते हैं। सोल्यूट जब आप सॉल्वेंट में डालते हो तब उसमें एनर्जी का चेंज होता है। डाइल्यूशन करते हैं किसी कंपाउंड का, उसमें और पानी डालते हैं तो उसमें एनर्जी का चेंज होता है। का आयोनिक कंपाउंड तैयार होता है तब वहां पे आयोनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए एक एनर्जी लगती है, आयोनिक कंपाउंड तैयार होते वक्त एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आया? यानी अलग अलग रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है तो वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन की एंथैल्पी होती है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, यस, यानी इसका मतलब क्या है, आपकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो कौन कौन सी हो सकती है? वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर एवरीवन? क्या आपकी रिएक्शन अगर कंबशन रिएक्शन है तो उस रिएक्शन की एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हैव यू गॉट दिस? वेरी सिंपल। अगर उस रिएक्शन को हम तोड़ने की बात कर रहे हैं तो यानी उसकी जो एंथैल्पी होगी वो बॉन्ड एंथैल्पी होगी, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी। अगर वहां पे एटोमाइजेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल का कन्वर्जन एटम्स में हो रहा है, तो उस रिएक्शन की एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हैव यू गॉट दिस? अगर उस रिएक्शन में सॉल्यूशन की एंथैल्पी बोलेंगे, सॉल्वेंट में डालने के बाद, तो उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। हैव यू गॉट दिस? अगर अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उस रिएक्शन की एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन हम बोलेंगे। हैव यू गॉट दिस? अगर उस रिएक्शन में बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो हम उस रिएक्शन की एंथैल्पी मतलब, है ना, बॉन्ड एंथैल्पी तो हो चुका है। अगर मान लो वहां पे लैटिस एंथैल्पी की बात करेंगे तो हम उस तरीके से लैटिस एंथैल्पी बोल सकते हैं। हैव यू गॉट दिस? म्हणजे जी रिएक्शन त्याची एंथैल्पीचा चेंज म्हणजे त्या रिएक्शनची एंथैल्पी। कळालं का सगळ्यांना? अरे कळालं का? जर फॉर्मेशन असेल एखाद्या कंपाऊंडची तर त्याच्या वेळेस जी एंथैल्पीचा चेंज होतो त्याला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन म्हणजे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन म्हणणार। जर ती कंबशन रिएक्शन असेल तर त्या रिएक्शनची एंथैल्पी, कारण ती रिएक्शन कोणती आहे, ती वो रिएक्शन फॉर्मेशन का रिएक्शन है, वो रिएक्शन कंबशन का रिएक्शन है, वो रिएक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड एंथैल्पी का रिएक्शन है, वो रिएक्शन एटोमाइजेशन का रिएक्शन है, वो रिएक्शन सॉल्यूशन का रिएक्शन है, वो डाइल्यूशन का रिएक्शन है, वो लैटिस का रिएक्शन मतलब लैटिस टूटने या बनने का रिएक्शन। फ्यूजन और वेपराइजेशन तो आएंगे उसमें, नो प्रॉब्लम। अगर कोई प्रोसेस फ्यूजन वाला है तो दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? अगर उस रिएक्शन में वेपराइजेशन हो रहा है मतलब वो प्रोसेस वेपराइजेशन का है, यानी उस रिएक्शन की एंथैल्पी मतलब वेपराइजेशन की। हैव यू गॉट दिस? अगर वो सब्लिमेशन का प्रोसेस है तो वो रिएक्शन सब्लिमेशन का रिएक्शन है, यानी उस वक्त जो एंथैल्पी का चेंज आएगा वो आप लोगों का एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आएगा। अनिकेत सर, ते आर डेल्टा आणि एचच्या मिडलला आहे बुक मध्ये, हा कालच्या लेक्चरला नव्हता वाटतं? तू कालच्या लेक्चर मध्ये नव्हता ना? नव्हता ना? काय साहेब, नव्हता ना तू कालच्या लेक्चर मध्ये? म्हणूनच तुला हा प्रश्न पडला। अरे कल ही बोला मैंने, कोई फरक नहीं पड़ता। ए बघितलं ना ऍबसेंट राहिल्यावर काय होतं? ऍबसेंट नाही राहायचं बेटा। ऍबसेंट राहिलं की आपण मागे असतो। लक्षामध्ये। चला कळालं का?
6 नंतर 7 येतं का? हो गया. तेजस्विनी काय म्हणायचं नेमकं? तेजस्विनी म्हणजे लेक्चरला आता झोपेतून उठून लेक्चर करण्यात येते असं वाटतं. ए अंघोळ करायची, ब्रश करायचा, मस्त बसायचं, असं फ्रेश बसायचं, उगाच आपले डोळे चोळत चोळत नाही बसायचं. मग आता नया ठरवा असं काही नाही. आपण ना त्याच्यामध्ये डेल्टा एनजी घेतो बेटा. अजून कॉन्सेप्ट बाकी आहे, मी सांगतो अजून कम्प्लीट होते कॉन्सेप्ट. ठीक आहे, चला तर मग आता सगळ्यात पहिले आपण शिकूया थर्मोकेमिकल इक्वेशंसचे काही रूल्स. हम सीखेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस के कुछ रूल्स. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न रूल्स of thermochemical equations. Rules of thermochemical equations. Rules of thermochemical equations. ठीक है, सबसे पहला, if A gives B, इसका अगर एंथैल्पी का चेंज x किलो जूल पर मोल है, then B gives A का जो एंथैल्पी का चेंज होता है वो -x किलो जूल पर मोल. यानी इसका मतलब क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों? यानी इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये होता है on reversing the thermochemical reaction, magnitude है ना, सेम रिएक्शन है, ऑन रिवर्सिंग द सेम, ऐसे भी बोल रहा है ना, वैसे यहां से भी समझता है क्योंकि मैंने A to B और B to A लिखा है. On reversing the same thermochemical reaction, magnitude does not changes, but sign changes. मतलब साइन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता. ये कल के लेक्चर में भी हमने एनसीईआरटी से भी सीखा था. सही है? यस. हो गया. सेकंड, मान लो A गिव्स B, इस रिएक्शन की एंथैल्पी x किलो जूल पर मोल है. मान लो एंडोथर्मिक प्रोसेस है फॉर एग्जांपल. तो अगर मैं A और B, यानी अगर मैं उस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं किसी नंबर से, तो क्या मेरे रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी आपको लगता है? 2x किलो जूल पर मोल होगी और x किलो जूल पर मोल ही होगी. व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आप लोगों को? ये लगता है कि ये लगता है? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं किसी नंबर से, तो क्या रिएक्शन की एंथैल्पी को भी मुझे मल्टीप्लाई करना? व्हाट डू यू थिंक? सोच के बोलो. यस. तो ध्यान में रखना, सही है ऊपर का, मुझे एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बिकॉज कैन यू टेल मी एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी? व्हाट डू यू थिंक? यस, समझ में आया? As enthalpy is an extensive property, so that if we multiply
So if we multiply a reaction by any number, we have to multiply by same number to the reaction. Have you got this? Yes, additive property है ना. हाँ प्रथमेश, ते तुझ्यावर आहे बेटा. मी शिकवायचं काम केलेलं आहे. ते प्रॅक्टिस करायचं काम तुझ्यावर. ओके. हो गया. तो दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला एक रूल इसमें थर्मोकेमिकल रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट. वो कौन सा रूल है मैं आपको बताता हूं. ठीक है. तीसरा रूल ये है कि A gives B एंड C gives D. अगर इसमें रिएक्शन की एंथैल्पी मान लो -x, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है ना. और अगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी भी -y किलो जूल पर मोल है, तो मुझे अगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी पूछी तो क्या मुझे एंथैल्पी को भी ऐड करना पड़ेगा? कैन यू टेल मी? क्या मुझे एंथैल्पी को भी ऐड करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा, बिकॉज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी. यस. ओके. एंथैल्पी कैसे एक्सटेंसिव है, मतलब कैसी प्रॉपर्टी है? इट इज एडिटिव. इसमें हम एडिशन करेंगे, है ना. तो मुझे अगर ये दो रिएक्शन है, अगर मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, मतलब A plus C gives B plus D, so I have to add this -x -y kilojoule per mole. Have you got this? क्या सब लोगों को रूल्स समझ में आए? और मैंने आपको कल ही सिखाया था एक बेसिक कि हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, है ना. वहां से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. यानी अमाउंट चेंज किया, वो प्रॉपर्टी भी चेंज होती है. दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. उसके बाद टेम्परेचर पे डिपेंड है, वॉल्यूम पे डिपेंड है, प्रेशर पे डिपेंड है. इसलिए हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हम उसको डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. कळालं का रे? सगळ्यांना सगळं कळालं का? ओके. Now we are going to start first standard enthalpy of formation. Standard enthalpy और heat of formation. म्हणजे आता एखादा मॉलिक्यूल तयार होताना, कंपाउंड तयार होताना हीट रिलीज होते किंवा गेन होते. मला एक सांगा, एक जनरलाइजेशन बोलो. कंपाउंड जब टूटता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? तो तोड़ने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी लगती है. तो एनर्जी लगती है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है. सही है. लेकिन जब भी कोई कंपाउंड तैयार होता है, फॉर्म होता है, सो व्हाट डू यू थिंक? यानी जब भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, हम फॉर्मेशन बोल रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करें, तो फॉर्मेशन के वक्त क्या होता है? हीट रिलीज होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स आर स्टेबल देन रिएक्टेंट, और इसी वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते. अगर प्रोडक्ट नहीं स्टेबल हो, अगर रिएक्टेंट स्टेबल होते और प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होते, तो क्यों प्रोडक्ट बनते? रिएक्शन. जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं,
जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं दुनिया में वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट स्टेबल होता है। तो ऑब्वियसली किसकी एनर्जी कम होती है? प्रोडक्ट में एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं वहां पे पुराने, हम बोलते हैं ना पुराने बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, न्यू बॉन्ड फॉर्म। तो जब भी नया बॉन्ड बनता है तो वो स्टेबल होता है, इसलिए बनता है। तो नया बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है। तो जनरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसी होती है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये जनरली एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि जब बॉन्ड नए बॉन्ड बनते हैं यानी वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, तब जाके प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है। क्योंकि आपको पता है कि जितनी एनर्जी कम होती उतना वो सब्सटेंस स्टेबल होता है। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया? बॉन्ड तोडायला, हो समृद्धी, बरोबर, बॉन्ड तोडायला एनर्जी लागते, पण एखादा बॉन्ड तयार होताना फॉर्मेशनच्या वेळेस एनर्जी काय होते, हीट काय होते, रिलीज होते। ओके, क्लियर? ये आपको पता है अच्छी तरीके से, ठीक है। बट नाउ व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? आप इसको स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड मोलार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी का मतलब हीट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है द एंथैल्पी चेंज, ठीक से पढ़ो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल, वन मोल, वन मोल कंपाउंड और मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल। बहुत इंपॉर्टंट है। तुम्हाला असं वाटेल मी आतापर्यंत कोणत्याच डेफिनेशनला एवढं असं सांगायचो नाही की ही डेफिनेशन खूप महत्वाची, ही डेफिनेशन खूप महत्वाची, मगर यहां से आपको मैं अभी जितने डेफिनेशन बोलूंगा उस डेफिनेशन में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्या? हर डेफिनेशन में अभी इसके बाद एक मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं बहुत बार, ठीक है। The enthalpy change during formation of one more compound from its most stable and commonly occurring form of its constituent, मतलब जो भी कंपाउंड तैयार होता है उसके एलिमेंट से मोस्ट स्टेबल है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब मोस्ट स्टेबल उसके फॉर्म से, उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ए मोस्ट स्टेबल तर कळालं तुम्हाला, मोस्ट कॉमनली अकरिंग म्हणजे काय रे? कॉमनली अकरिंग म्हणजे काय? यानी है ना, मोर अबंडेंस जिसका होता है, मोर अबंडेंस। जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलो, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, मुझे बोलो कार्बन का कौन सा फॉर्म स्टेबल है? व्हाट डू थिंक? नाही रे, तो नाही रे, C12 नाही रे। अरे बाबा याचं हे विचारतो मी, ग्रॅफाइट किंवा डायमंड? ग्रॅफाइट, डायमंड, ग्रॅफाइट, डायमंड, ग्रॅफाइट। थर्मोकेमिकली ग्रॅफाइट हा स्टेबल आहे, ठीक आहे, राईट? ऐका, आणि मोस्ट कॉमनली अकरिंग तुम्हाला काय मिळतं रे? तुम्हाला ग्रॅफाइट जास्त मिळतं का तुम्हाला डायमंड खूप मिळतात? काय वाटतं तुम्हाला? डायमंड नका आलंच कुणीतरी डायमंड वर। अरे डायमंड जर भेटत असते तर बाबा कशाला एवढे वेळ लागले असते, वर्ष लागले असते डायमंड बनायला। तर दोघांमध्ये ना ग्रॅफाइट हा जास्त अबंडंट। मग मला सांगा कार्बनचा कोणता फॉर्म जास्त स्टेबल आहे आणि अकरिंग आहे? तो आहे तुमचा ग्रॅफाइट। ठीक आहे, क्लिअर? ओके, घ्या लिहून घ्या, मी तुम्हाला सांगतो, पहिले लिहून घ्या।
from its most stable and commonly occurring form of constituents. एवढंच आहे constituents. म्हणजे कसं, फॉर एक्झाम्पल हे आता मी तुम्हाला डेफिनेशन समजून सांगतो बरं का प्रत्येक. बघा, दी एन्थॅल्पी चेंज ड्युरिंग फॉर्मेशन ऑफ, सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे एक मोल. सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे एक मोल. कारण मला काय, मला एन्थॅल्पी पर्टिक्युलर कंडिशनला सांगायची आहे. कंपाऊंड फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल, फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल एंड कॉमनली अकरिंग. ठीक है, क्लियर. अभी ऐसा है इसमें, अभी मान लो आपने इसमें सवाल पूछा कि सर मान लो मतलब कैसे, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 और इस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इसका है कार्बन डाइऑक्साइड. समझ में आया क्या? हा देवेंद्र तू सांग मला. देवेंद्र विचारतो सर ग्राफाइट आणि डायमंड आर डॅश डॅश ऑफ इच अदर. तू सांग बेटा मला. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन में जितनी एंथैल्पी का चेंज आया मतलब उसी रिएक्शन की एंथैल्पी हो गई. समझ में आया? क्लियर एवरीवन? हैव यू गॉट दिस? अच्छा, क्या मैं अगर इसको ऐसे लिखूंगा, डायमंड सॉलिड प्लस O2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस, क्या मैं इसको अभी लिख सकता हूं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2? देखो समझ जाएगा. ठीक आहे, मला सांगा हे बरोबर राहील का हे बरोबर राहील? तुम्हाला काय वाटतं? म्हणजे या वरच्या रिएक्शनला मी घेऊ त्याची एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डायऑक्साइडची की हिला घेऊ? खालचा फर्स्टला घ्यावा. कोणाला घ्यावा लागेल मला? फर्स्टला. का? वाय? बिकॉज ग्राफाइट और डायमंड में से ग्राफाइट इज मोस्ट स्टेबल, है ना, मोस्ट स्टेबल एंड कॉमनली मोस्ट अबंडेंट. मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट अबंडेंट मतलब हे ज्यादा मिळतात. हे का रे? हे कशामुळे? तुम्ही म्हणाल की सर असं काय घेतो आपण? डायमंड पण ठीक आहे ना, डायमंड. पण मला सांगा बाळांनो, मला सांगा, जर माझ्याकडे एखादी गोष्ट जास्त अवेलेबल नाही, माझ्याकडे एखादी गोष्ट जास्त अवेलेबल नाही, तर मी तिचा रिएक्शन करण्यासाठी वापर करणार का? माझ्या पर्पज साठी यूज करणार का त्याचा? सांगा मला. एक्सेप्ट पेट्रोल जो पता है कम है, लेकिन यार क्या करें, अभी दूसरा पर्याय भी नहीं, या उससे, है ना, पेट्रोल पता है आपको, पेट्रोल की गाड़ियां, ठीक है, पेट्रोल की बहुत अभी ठीक है, इंजिन वगैरह मॉडिफाई आ गए हैं, नो डाउट, लेकिन पेट्रोल कम होते हुए उसको यूज करना पड़ता है, वो अलग बात है ना, वो तो फ्यूल है फॉर एग्जाम्पल, वो अलग बात है. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन, देखो मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, 1 मोल. 1 मोल, ध्यान देना है, 1 मोल फ्रॉम इट्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? क्या कार्बन और ऑक्सीजन है? क्या कार्बन और ऑक्सीजन है? हाँ है. तो उसमें कार्बन का कौन सा फॉर्म लेना चाहेंगे हम? ग्राफाइट वाला, क्योंकि वो स्टेबल और अकरिंग है. ऑक्सीजन हमें कैसा मिलता है? ऑक्सीजन एज O2 मिलता है. मिल गया गैस. ठीक है, क्लियर एवरीवन? अभी सवाल आपका एक हो सकता है कि सर अगर ऐसे भी तो कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं कि जो स्टेबल हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो स्टेबल हो और कॉमनली अकरिंग ना हो. या हो सकता है कि यार वो स्टेबल नहीं है लेकिन मोस्ट कॉमनली अकरिंग है, तो इसमें से डोमिनेंट फैक्टर कौन सा लेंगे? ऐसा भी आपका सवाल.
हाँ देवेंद्र, नहीं रे बाळा. हो सकता है ना आपका सवाल, अगर आप सोचे इसमें कि यार हो सकता है ना स्टेबल और दोनों अगर सोचा तो दोनों में कौन सा डोमिनेंट फॅक्टर लेना चाहिए, तो ध्यान में रखना हमेशा. तुम्हाला काय वाटतं रे, तुम्हाला काय वाटतं, मी स्टेबल वाला घ्यायचा की कॉमनली अकरिंग वाला घ्यायचा, एक जनरलायझेशन सांगा मला. हे कुठे सांगितलेलं नसतं पण आपण विचार करू शकतो याच्यावर. तुम्हाला काय वाटतं? ये तो प्रत्येकाचा विचार आहे याच्यावर की तो कशा प्रकारे त्याचा विचार करतोय ना, वो कैसे सोच रहा है उस पर डिपेंड करता है. ओके, कैन यू टेल मी. अभी मैंने बोला ना, अरे भाई मुझे रिएक्शन करना है, उसका यूज करना है अलग अलग जगह पे, तो मैं ऐसे कंपाउंड को थोड़ी लूंगा जो कम है. अरे भाई ठीक है, स्टेबल है, अच्छी बात है, स्टेबल है और अच्छी बात है, लेकिन भाई मुझे रिएक्शंस में यूज करना है ना, उसको तो ज्यादा चाहिए ना मुझे. यानी दोनों में डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है पता है, दोनों में डोमिनेंट फैक्टर है मोस्ट अबंडेंट. यस, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, डोमिनेंट फैक्टर है मोस्ट अबंडेंट, जिसका अबंडेंस ज्यादा है, यानी मोस्ट अबंडेंट जो होता है वो बहुत. हैव यू गॉट दिस. अरे हाँ, कारण हे बघा, मला सांगा, आपण रिएक्शन करतोय तर असं काही का की काही विचार नाही करायचा. अरे बाबा, रिएक्शन करण्यासाठी मला पाहिजे ना तो कंपाऊंड, तेवढा तेवढा एलिमेंट पाहिजे ना माझ्याकडे तो अवेलेबल. येते लक्षात, मी एक्झाम्पलने सांगतो तुम्हाला, डोंट वरी सांगतो, पण एक सध्या समजून घ्या. म्हणजे एखादी गोष्ट कमी आहे ना, सूचीचा वापर करा, म्हणजे संपून टाका तिला एकदाच, काय आहे ना, तसं नाही, तसं नाही. मनमत म्हणतोय सर मग मोस्ट अबंडंट डायमंड आहे का. उठ उठ, झोपेतून उठ. हे काय लिहिलंय का. ओ भाई मारो मुझे, मजाक मजाक चल रहा है, मजाक मजाक है भाई. बिरयानी खाते हैं, ये खाते हैं, मजाक मजाक चल रहा है भाई, मजाक. है ना, ये ना ये जो 11 के जो बच्चे हैं ना, ये अभी जो आपके जूनियर्स, वो क्या करते हैं पता है क्या. मान लो एक चीज मैंने ऐसे सिखा दिया कुछ, है ना, जो आपको ऑलरेडी सिखाया, जैसे आपको सिखाया, वो जो बोर्ड पे लिखा होता है ना, मान लो मैंने सिखाया कि मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, मोस्टली कॉमनली अकरिंग, मतलब मोस्टली अबंडेंट. तो क्या करेंगे, कमेंट में वही डालेंगे. तो सर ये मोस्ट अबंडेंट ये रहेगा क्या, मतलब मोस्ट अबंडेंट मतलब डोमिनेंट फैक्टर रहेगा क्या. ओ भाई मारो. प्रथमेश एवढा विचार नको करू. सर डायमंड तर खूप हार्ड आहे ना. अरे नको एवढा विचार करू रे, प्लीज नको विचार करू. अरे बाबांनो, बघा कसं आहे माहितीये का, ऍक्च्युली कसं आहे, आता हे तुम्ही ना लक्षात ठेवा, कुणाला असं काही नाही कळालं ना, त्यांनी एवढंच लक्षात ठेवायचं, बाकी बऱ्याच गोष्टी असतात समजून. तुम्ही असं लक्षात ठेवता का याच्यानंतर, जाऊ द्या सोपं आहे. कार्बन म्हणजे कुठला घेतला पाहिजे आपण, ग्राफाईट घेतला, तो बऱ्यापैकी स्टेबल पण आहे. ठीक आहे, स्टेबल पण आहे बऱ्यापैकी आणि मोस्टली अकरिंग पण, हे त्याचं महत्वाचं आहे. ठीक आहे, लक्षात राहील. हा, कार्बन आला की मी ग्राफाईटच घेतला पाहिजे रिएक्शन मध्ये, ते जर असेल तर ती एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन. आणि
किती मोल? किती मोल? 1 मोल. लक्षामध्ये. आता समजा मला सेकंड एक्झाम्पल घेऊ आपण. समजा मला इथेनॉल बनवायचं, तर याची जी इथेनॉल कसं असतं रे? स्टेबल फॉर्म कोणता आहे त्याचा? लिक्विड आहे, मोस्ट कॉमनली. मला सांग याचे कॉन्स्टिट्यूएंट कोण कोण आहेत? याचे कॉन्स्टिट्यूएंट कोण कोण आहेत? याचा कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन आहे प्लस हायड्रोजन आहे. हायड्रोजन कसा मिळतो? H2 मिळतो. ऑक्सिजन कसा मिळतो? O2 मिळतो. मग मला सांगा रिएक्शन बॅलन्स करायची. करा रिएक्शन बॅलन्स. रिएक्शन बॅलन्स करताना 2 घ्यावा लागेल आणि इथे काय घ्यावं लागेल मला? ग्रेफाइट, सॉलिड. हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? गैस. ऑक्सीजन भी गैस एग्जिस्ट करता है. क्या मैं इसको हाफ O2 लिखूंगा तो क्या आपको आपकी रिएक्शन मिल गई? कैन यू टेल मी क्या मिल गया? किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं ना, किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा फॉर्म है, एक से ज्यादा फॉर्म है, तभी हमें देखना है मोस्ट स्टेबल है ना करें. नहीं तो यार ऑक्सीजन तो भाई ऑक्सीजन O2 गैस ही होता है ना, उसमें क्या सोचना है ना? क्या ये सही है? हाँ, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो. 5 और 1 6. ठीक, क्लियर है. तो क्या मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH बोलूंगा? क्या मैं सही हूं? अरे समझ रहा है ना? हाँ, ठीक है, क्लियर. हो गया? हो गया? तो हमें एलिमेंट के मोस्ट कॉमनली अकरिंग, so we should know most stable and occurring form. चलो मुझे बोलो, मैं आपको देता हूं, है ना? एलिमेंट देता हूं और उसका मुझे मोस्ट स्टेबल एंड अकरिंग फॉर्म, ठीक है? हे मला सांगा रे, हाइड्रोजन एलिमेंट कसा एक्झिस्ट करतो? H2 एक्झिस्ट करतो का? गॅस, बरोबर आहे का? मला सांगा ऑक्सिजन कसा एक्झिस्ट करतो? O2 गॅस ऍज अ एक्झिस्ट करतो का? हो करतो. मला सांगा नायट्रोजन कसा एक्झिस्ट करतो? ऍज अ N2 गॅस एक्झिस्ट करतो का? लवकर सांगा. कार्बनचा आता सांगितलं मी तुम्हाला, कार्बनचा ग्रेफाइट आणि सॉलिड हा फॉर्म मोस्ट स्टेबल आहे नक्की. हे कळलं का? हाइड्रोजन एलिमेंट कसा एक्झिस्ट करतो? H2. ऑक्सिजन कसा एक्झिस्ट करतो? O2. नायट्रोजन कसा एक्झिस्ट करतो? N2. कार्बन मध्ये कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड हा त्याचा मोस्ट स्टेबल अकरिंग फॉर्म. कळलं का? मला सांगा फ्लोरीन कसा एक्झिस्ट करतो? मोस्ट स्टेबल F2. मला सांगा क्लोरीन कसा एक्झिस्ट करतो? Cl2 गॅस. हॅव यू गॉट दिस? हॅव यू गॉट दिस? क्लियर एवरीवन? ओके, क्लियर. चला मला सांगा, झाले 6 झाले, 7 झाले. मला सांगा, मला सांगा ब्रोमीन. ए ब्रोमीन कैसे एक्झिस्ट करता है? कैन यू टेल मी? लिक्विड. आयोडीन द मोस्ट स्टेबल सॉलिड. ओहो, have you got this? Have you got this? 9 फॉस्फरस. फॉस्फरस एग्जिस्ट करता है एज P4. लेकिन आपको मुझे बताने में बहुत आनंद होता है कि फॉस्फरस के 3 फॉर्म होते हैं. इसको हम ना एलोट्रॉप्स बोलते हैं. आता कोणाचा प्रश्न होता? देवेंद्रचा प्रश्न होता तेव्हा की कार्बनचे ग्रेफाइट डायमंड काय?
एलोट्रॉप्स, त्याला आपण एलोट्रॉप्स म्हणतो. ठीक आहे. हे रेड येलो कलर नाही रे, फॉस्फरस 3 टाइपचे असतात. P4 फॉस्फरस 3 टाइपचे असतात. कोणते माहिती आहे? ब्लॅक, व्हाईट, ब्लॅक, ब्लॅक अँड रेड, ब्लॅक अँड व्हाईट रेड, ब्लॅक व्हाईट रेड. आता याच्यामध्ये ना लक्षात घ्या, मी तुम्हाला आता भारी कॉन्सेप्ट सांगतो, त्याच्यावर तुम्हाला समजून घ्यायचं. ठीक आहे. तुम्हाला समजा, तुम्हाला माहिती आहे का, याच्यामध्ये ना स्टॅबिलिटीची ऑर्डर जर घेतली आपण, याच्यामध्ये जर स्टॅबिलिटीची ऑर्डर घेतली तर लक्षात ठेवा, याच्यामध्ये स्टॅबिलिटीची ऑर्डर आहे ब्लॅक ग्रेव्ही, पांढरा रस्सा, तांबडा रस्सा, काळा रस्सा. ठीक है. तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ब्लैक इज मोर स्टेबल फॉर्म देन रेड एंड देन व्हाइट. क्लियर एवरीवन? स्टेबिलिटीची जर ऑर्डर विचारली तुम्ही याच्यामध्ये तर फॉस्फरस ब्लॅक हा जास्त स्टेबल आहे, रेड आहे नंतर, आणि नंतर व्हाईट. काळा, काळा, लाल आणि व्हाईट. ठीक आहे. मग मला सांगा, मी कोणता फॉस्फरस घेतला पाहिजे, कोणता फॉस्फरस घेतला पाहिजे माझ्या रिएक्शन मध्ये, कोणता फॉस्फरस घेतला पाहिजे? ब्लॅक घेतला पाहिजे. बट मोस्ट अबंडेंट इज, इसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट है, इसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट है व्हाइट. ओहो ओहो, कोणता आहे? व्हाईट. म्हणजे मी नेहमी फॉस्फरस आता कोणता घेणार रिएक्शन मध्ये? व्हाईट फॉस्फरस घेणार. कोणता घेणार? व्हाईट. Have you got this? ओके. अच्छा, ये इस तरीके से सल्फर में भी बहुत सारे हैं, सल्फर में भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल एंड अकरिंग होता है वो एसिड रोम्बिक सल्फर होता है. ये रोम्बिक क्या है? तो इसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये आपको समझ में आता है. ठीक है. तो एक रोम्बिक नाम का, रोम्बिक टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है सल्फर में. तो रोम्बिक सल्फर ये आप लोगों का मोस्ट स्टेबल एंड अकरिंग फॉर्म होगा. हो साहेब, सगळे सॉलिड आहेत, सगळे सॉलिड आहेत, सगळे सॉलिड, त्याचा काही प्रश्न नाही. हे सॉलिडच आहेत सगळे, हे सॉलिडच आहेत. ठीक आहे. पण याच्यामध्ये मोस्ट अबंडंट जो आहे तो व्हाईट, म्हणून आपण रिएक्शन मध्ये तोच. ठीक आहे. हा, क्राउन शेप. हो बरोबर. हे तुम्हाला याचं सांगता येईल का रे? कोणाचं? मला सांगा, एजीचा कसा आहे, मर्क्युरी कसा असतात? मर्क्युरीचा स्टेबल फॉर्म कसा? लिक्विड आहे, लिक्विड आहे. आणि मला एक सांगा बाळांनो, ऑल मेटल्स कसे असतात रे? ऑल मेटल्स आर सॉलिड, म्हणजे एस लिहिणार. बरोबर का? कळालं का आता तुम्हाला? मोस्ट स्टेबल आणि मोस्ट अकरिंग कसं घ्यायचं आणि कुठलं घ्यायचं, कळालं का? एक्सेप्शन वगैरे नाही घेत आपण, एक्सेप्शन वगैरे नाही घेत. ठीक आहे. आता बघा, मी याच्यावर एक छान प्रश्न विचारतो, म्हणजे तुमचा ते पॉइंटच क्लिअर होईल. तुम्हाला कळतंय का? मी अजून डेफिनेशन वर तुम्हाला शिकवतोय, डेफिनेशन, कारण हे आलं म्हणजे बाकी चालायचं. मी तुम्हाला म्हटलं ना की मी डेफिनेशन वर कधी एवढा जोर देत नाही, पण इथे डेफिनेशन खूप महत्वाची आहे, अतिशय महत्वाची. ठीक है. यहां से बनेगा आपके लिए बहुत खूबसूरत सवाल, जिसको देने के बाद आपका दिन बहुत खूबसूरत बन जाएगा, खुशनुमा बन जाएगा. ठीक है. यू विल फील वेरी हैप्पी थ्रू द डे. क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following enthalpy of reaction is equal to enthalpy of formation? ठीक है, मेरे पास कुछ
क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन, N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस, ठीक है, हाफ H2 गैस। ठीक से देखना है ना, अगर आपको मैंने अभी तक जितने पॉइंट सिखाए उसको अगर ठीक से अगर आपको रिमेम्बर करने हैं तो मैं जो दे रहा, ठीक है, घाई नका करू, अतिशय योग्य विचार करून मला उत्तर, ठीक आहे, काहीही घाई नाहीये, काहीही घाई नाहीये, प्लीज मी परत एकदा सांगतोय, व्यवस्थित विचार करा, मी काय शिकवलं त्याच्यावर विचार करा, घाई नाही, मला घाईत उत्तर नकोय। In which of the following enthalpy of reaction is equal to enthalpy of formation, म्हणजे कोणत्या याच्यामध्ये तुम्हाला enthalpy of formation मिळेल? म्हणजे एकाला सुद्धा कळालेलं नाही, एकाला सुद्धा कळालेलं नाही, एकाने सुद्धा मला करेक्ट आन्सर नाही सांगितलं, एकाने सुद्धा मला सईद सौद सईद विराज प्राजक्ता निकम कौन था इतने फास्ट ऊपर जा रहे, आणि रुपेशने अतिशय सुंदर उत्तर सांगितलेलं आहे 1 2 3 4, त्याचं काही खरं नाही। वैष्णवी दोन मला दोन आन्सर नका, सर्व हे सिंगल करेक्ट आन्सर, सिंगल करेक्ट आहे। सो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ 2-3 लोग ऐसे, 3-4 लोग ऐसे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, अरे ये 1 मोल है क्या? अरे ये 1 मोल है क्या? पागल लोग है, पागल लोग, 4 बता रहे हैं, पागल पागल लोग। अरे भैया 1 मोल, अरे ये दोनों तो कभी नहीं आएंगी जिंदगी में, ये दोनों तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यानी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कभी नहीं आएंगी जिंदगी। अरे कसे रे तुम्ही 4-4 सांगता, हे अक्कल आहे का तुम्ही? 1 मोल मी म्हटलं डेफिनेशन कडे बघा, डेफिनेशन कडे बघा, मी काय शिकवलं त्याकडे बघा, तुम्ही आपलं तुमचं तेच 1 आणि 4, 2 आणि 3, 4 1 2 काहीतरी काही आपले सांगतात, मग सर तिथं हे पाहिजे ना, अरे तुम्हाला क्वेश्चन काय विचारलाय त्याच्याकडे बघा। अरे तुम्हाला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल कंपाउंड तयार होताना त्याच्या मोस्ट स्टेबल आणि अपेरिक फॉर्म मधून, अरे बाळांनो हा दुसरा बघा, हे तर नाहीच येणार कारण 2 मोल आहे, हा हे जर 1 मोल असतं ना हे आलं असतं बघा। ओके, आता दुसरं का नाहीये, दुसरं का नाहीये, दुसरं का नाहीये? अरे बाळांनो I2 हा सॉलिड पाहिजे ना, अजून नाही ते इथे गेला हा प्रश्न। F2 गॅस आहे, H2 गॅस आहे आणि 1 मोल आहे, म्हणून याचं आन्सर आहे E। चाललंय आपलं 1 4, काही नाही समोर काही विचार करायचा नाही, काही नाही, आपण येईल ते कमेंट टाकत राहायचे, ते पण डबल डबल 1 4 1 4 1 4 1 4। हा तर कसं करावं रे तुम्हाला, कुठे नेऊन ठेवावं तुम्हाला? कळालं का?
म्हणून म्हणतोय मी डेफिनेशनवर कधी एवढा जोर देत नाही, पण डेफिनेशनवर असे क्वेश्चन बनतात बाळांनो. एक मोल formation of one mole of compound from its constituent atom most stable and most commonly occurring forms. कहा लगा? तो 8 बज चुके हैं, 8 बज गए, मतलब अभी छोड़ना है, ठीक है? तो मिलते हैं. मी म्हटलं तुम्हाला हा क्वेश्चन असा आहे, हा क्वेश्चन तुम्हाला ना जेवढं शिकलं ना तेवढं समजून सांगेल. अरे हा, अरे हे आन्सर आहे. हो हो. आता तुम्ही बरेच जण म्हटले असतील, अरे हो हो. आणि असंच असतं आपलं, वाचत नाही नीट, काही नाही. सोनी, सारंग सोनी विचारतायत ऑफलाईन चालू कधी होईल सर? लवकरच करूयात, लवकरच करूया. आता 12वी संपायला आली तरी तुझं चालूच आहे का अजून ऑफलाईन कधी चालू होणार? अरे कुछ तो रहम कर, कुछ तो शर्म कर. ओके. और सानिया बेग ने यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, 170 मार्क्स है उसको. तो सानिया बेग का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन. बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग. बाकी के लोगों के भी अच्छे मार्क है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बाकी के लोगों ने भी अच्छे मार्क लाए. तो फर्स्ट टाइम उसके बारे में मैंने बोला, ठीक है. सो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, बर्बाद मत होइए. पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो बर्बाद नहीं होंगे, पढ़ाई करेंगे तो आबाद रहेंगे. इसी तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सुस्त मत रहो. इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे. तो सब लोगों को गुड बाय, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय बाय.